હેલો હેલો સ્ટુડન્ટ્સ, કેમ છો? મજામાં છો? હું રિંકેશ સર, તમારો મેથ્સ ટીચર, સ્વાગત કરું છું દરેક બાળકોનું અવંતી ફેલોસમાં. તો આજે આપણો મેથ્સનો લેક્ચર અને આજના લેક્ચરમાં આપણે શું જોવાના? તો આપણે શીખવાના છીએ મેજર ટેસ્ટ 1 ના સોલ્યુશનના પ્રશ્ન. ઓકે, તમે કહેશો કે સર આ સોલ્યુશન તો કેદારનું ચાલુ થઈ ગયું છે, ક્યારે પતશે? તો આજે પતી જશે. આજે આ સોલ્યુશનનો છેલ્લો લેક્ચર છે. હવે આ સોલ્યુશનમાં બસ છેલ્લા લગભગ 7 કે 8 જ પ્રશ્ન આપણા જોવાના બાકી છે, જે આરામથી આજે જોવાઈ જશે. બરાબર? તો આજે છે આ સોલ્યુશનનો 5મો લેક્ચર અને છેલ્લો લેક્ચર. અને આ છેલ્લા લેક્ચરની અંદર આપણું આખું સોલ્યુશન આજે પૂરું થવાનું છે. બરાબર? સો આઈ હોપ કે તમે મસ્ત રીતે તૈયાર થઈને અભ્યાસના હેતુથી આવી ગયા છો. આખા લેક્ચરમાં પરફેક્ટ ધ્યાન આપજો. જે પણ ભણાવું છું તેને સાંભળવાનું, ધ્યાનથી સાંભળવાનું, અને જે પણ પ્રશ્ન હું તમને પૂછું તેના તમારે જવાબ આપવાના. બરાબર? આખા 1 કલાકના લેક્ચરની અંદર તમારું પૂરેપૂરું ધ્યાન હું જે ભણાવું છું તેમાં જ, બીજે કશે તમારે તમારું ધ્યાન નથી લઈ જવાનું. જે ભણાવવામાં આવે તેમાં જ ધ્યાન આપવાનું છે. અને દર વખતે કીધું છે એ પ્રમાણે કે લેક્ચરમાં આવો તો એક રફ નોટ અને બોલપેન લઈને જવાનું, અને નાની મોટી ગણતરીઓ કરવા માટે તમારી રફ નોટનો ઉપયોગ કરવાનો. બરાબર? તો ચાલો બાળકો, કરીએ છીએ આજના લેક્ચરની શરૂઆત. થઈ જાઓ તૈયાર. તો ચાલો, પહેલો સવાલ. ઓકે, તો અત્યાર સુધી હું ગુજરાતીમાં બોલતો હતો, પરંતુ બાળક તો તમે ઇંગ્લિશ મીડિયમના છો અને તમારે ભણવું છે इंग्लिश हिंदी में. तो चलिए तो फिर कंटिन्यू करेंगे हिंदी में एंड इंग्लिश में. ठीक है, चलिए बच्चों. तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि भाई क्वेश्चन में क्या कहा है. इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड सचिन आर अरेंज्ड इन ऑल पॉसिबल वेज and the words are written out as in a dictionary, then the word Sachin appears at serial number. ध्यान दीजिएगा. तो यहाँ पे बात हो रही है, ये जो वर्ड है ना सचिन वर्ड, सचिन नाम के वर्ड की बात हो रही है. अभी ये जो वर्ड है उसमें जितने भी लेटर्स है, ये जितने भी लेटर्स है ना, उसे आपको डिक्शनरी के हिसाब से अरेंज करने हैं. मतलब सचिन के नाम के लेटर्स की एक पूरी डिक्शनरी बनानी है. एंड ये जो डिक्शनरी बनेगी ना, उस डिक्शनरी में सचिन, ये जो वर्ड है ना सचिन, वो कौन से नंबर पे आएगा वो आपको फाइंड करना है. ठीक है? डिक्शनरी के बारे में तो आपको पता ही होना चाहिए. आपने क्या कभी अपने जीवन में डिक्शनरी का यूज किया है? किया तो होना ही चाहिए, और नहीं किया तो फिर ये बहुत ही गड़बड़ वाली बात है. एक बार तो आपको यूज होना ही चाहिए. आप बोलोगे कि सर अभी तो टेक्नोलॉजी का जमाना है सर, गूगल आ चुका है, चैट जीपीटी, एआई आ चुका है सर, अभी तो क्या डिक्शनरी लेके करें, हम क्यों पैसे करें बर्बाद. नहीं बेटा, चीज़ों को समझना है, सीखना है. डिक्शनरी भी एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जिसे आपको खरीदना चाहिए. तो ध्यान दीजिए. तो डिक्शनरी अगर आपने देखी हो ना, तो उसमें आपने एक चीज़ को अच्छे से ऑब्जर्व तो किया ही होगा कि डिक्शनरी में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, लेकिन सभी वर्ड्स का एक ऑर्डर होता है. डिक्शनरी की शुरुआत में जो भी वर्ड्स होते हैं ना, वो सभी ए से स्टार्ट होते हैं. ए से जितने भी वर्ड स्टार्ट होते हैं वो सभी एक साथ होते हैं. उसके बाद बी से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स आते हैं. वो खत्म होने के बाद सी से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स ही आते हैं. यानी कि जो हमारी ABCD है ना, उस हिसाब से ही सारे वर्ड्स को अरेंज किया होता है. अभी मान लो कि ए से स्टार्ट होने वाले जितने भी वर्ड्स होते हैं ना, उनका भी एक ऑर्डर होता है. जितने भी वर्ड्स ए से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, उनका फर्स्ट लेटर तो ए है, लेकिन सेकंड लेटर, तो जो भी वर्ड्स है ना उसका सेकंड लेटर भी ABCD के ऑर्डर के थ्रू ही होता है ना. यानी कि सेकंड लेटर में ए से शुरुआत होती है. ए से शुरू होने के बाद सेकंड लेटर में जो बी होते हैं वो वाले वर्ड्स, उसके बाद सेकंड लेटर में सी जो आते हैं वो वाले वर्ड्स, उसके बाद सिमिलरली थर्ड लेटर भी ABCD के हिसाब से होता है, फोर्थ लेटर, है ना. तो यहाँ पे सचिन के नाम की डिक्शनरी बनानी है. ये बच्चों, ये जो चैप्टर है वो आपका 11th का चैप्टर है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जिसको शॉर्ट में आप बोलते हो PNC वाला चैप्टर, है ना.
तो ये जो चैप्टर है ना पीएनसी उसका क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपको मतलब आपको इस टाइप का एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में 11th के टेक्स्ट बुक में भी था। उसमें अगेन वर्ड था, अगेन वर्ड, याद आया अगेन। तो यहाँ पे वर्ड कौन सा है, यहाँ पे वर्ड है सचिन। अभी देखो हमें सचिन के जितने भी लेटर्स है उनका यूज करके एक डिक्शनरी बनानी है। डिक्शनरी बनाते वक्त जितने भी लेटर्स है उन्हें ABCD के जो ऑर्डर होता है उस ऑर्डर के हिसाब से हमें लिखना है ना। तो यहाँ पे हम असेंडिंग ऑर्डर लिखने वाले हैं। कौन सा ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि सचिन में शुरुआत होगी ए से, ए के बाद कौन सा लेटर हो सकता है, सी होगा। सी के बाद ABCDEFGH, एच होना चाहिए, IJKLMN, एंड उसके बाद लास्ट में OPQRS। तो जितने भी सचिन के वर्ड में जितने भी लेटर्स हैं उनका ABCD वाला ऑर्डर इस हिसाब से। अभी सचिन, ये जो वर्ड है ना सचिन, वो डिक्शनरी में कौन से सीरियल नंबर पे है, सचिन का सीरियल नंबर कौन सा है। तो देखो अभी एक बात तो कंफर्म है कि डिक्शनरी की शुरुआत ए से होगी। जितने भी वर्ड ए से स्टार्ट होते हैं वो पहले आएंगे। ए से शुरू होने वाले वर्ड्स खत्म होने के बाद सी से स्टार्ट होने वाले जितने भी वर्ड्स है वो, उसके बाद एच वाले वर्ड्स, आई वाले वर्ड्स, एन वाले, और उसके बाद एस वाले वर्ड्स आएंगे। अभी जितने भी वर्ड्स ए से स्टार्ट होते हैं वो कितने हैं, ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स कितने हैं। तो देखो ए तो फिक्स है, उसके बाद टोटल प्लेस कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5 प्लेस है। और इन 5, ये जो 5 प्लेस है ना उसे आपको फिल करना है यूजिंग 5 लेटर्स। ठीक है, 5 प्लेस को आपको फिल करना है यूजिंग 5 लेटर्स। तो वो कितने टाइप से पॉसिबल है, तो टोटल नंबर ऑफ टाइप इज 5 फैक्टोरियल। ये सारी चीज़ें आपने 11th में सीखी है, ये फैक्टोरियल भी आपने 11th में सीखा है, ठीक है ना। उसके बाद ए के बाद सी से स्टार्ट होने वाले वर्ड वो भी सिमिलर है कि जितने भी वर्ड सी से स्टार्ट हो गए वो कितने होने चाहिए। सी तो फिक्स है फर्स्ट प्लेस पे, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ प्लेस, इतने जो 5 प्लेस है ना वो कितने टाइप आप फिल कर सकते हो, तो 5 फैक्टोरियल टाइप। ओके, और एक चीज़ के इनमें से किसी का भी कुछ भी रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी लेटर अगर रिपीट होता है ना तो जितनी बार रिपीट होता है उतने फैक्टोरियल से आपको यहाँ पे डिवाइड भी करना है। अंडरस्टूड। उसके बाद एच वाले, सिमिलरली एच वाले भी 5 फैक्टोरियल ही हो गए। उसके बाद आई एंड एन से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स हैं, आई से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स 5 फैक्टोरियल और एन से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स 5 फैक्टोरियल, यानी 5 फैक्टोरियल का मतलब 120। फैक्टोरियल की कैलकुलेशन तो आपको आती है ना। 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, पूरा मल्टीप्लाई करो तो 120 आएगा। ओके, अंडरस्टूड है ना। अभी उसके बाद देखो एन के बाद एस से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स, तो मतलब एस से पहले कितने वर्ड्स है, ये टोटल वर्ड्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, 12 5 60, यानी टोटल 600 वर्ड्स है जिसकी शुरुआत एस से नहीं होने वाली लेकिन एस के पहले आने वाले। अभी नेक्स्ट 601th प्लेस वाला वर्ड कौन सा है, 601th प्लेस पे कौन सा वर्ड है। तो देखो अभी गारंटी है कि जो भी वर्ड 601th प्लेस पे है ना उसकी शुरुआत होने वाली है एस से। कौन से लेटर से, एस से। अभी एस के बाद क्या लिखना है, एस के बाद ABCD वाले ऑर्डर में बाकी के लेटर्स को लिखना है। तो हमने एस को लिख दिया, अभी बाकी के लेटर्स को ABCD वाले ऑर्डर में, तो एस के बाद ए, उसके बाद CHIN। अरे भाई साहब बन गया हमारा वर्ड सचिन, यानी ये जो वर्ड है ना सचिन वो 601th प्लेस पे है। यानी गिवन क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है कि जो सचिन वर्ड है उसका सीरियल नंबर है 601। द सीरियल नंबर ऑफ द वर्ड सचिन इज 601। अंडरस्टूड है ना। चलो बहुत इजी क्वेश्चन था भाई, एनसीईआरटी में प्रीवियस ईयर आप देख चुके हो इस टाइप के क्वेश्चन को भी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, द ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सप्रेशन ऑफ गिवन बाइनोमियल, ये जो आपके सामने बाइनोमियल है ना, इस बाइनोमियल का ग्रेटेस्ट टर्म कौन सा है, विच इज द ग्रेटेस्ट टर्म ऑफ गिवन बाइनोमियल। अभी देखो 11th में आपको बाइनोमियल थियरम ये चैप्टर आपने पढ़ा है ना, लेकिन बाइनोमियल थियरम में आपने कुछ ज़्यादा तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। 11th में बहुत ही छोटा चैप्टर था और उसमें कुछ भी नहीं था, बस 4-5 फॉर्मूला थी और उसके क्वेश्चन थे।
लेकिन जेई एग्जाम में इस चैप्टर बाइनोमियल थ्योरम में से चीजें बहुत बाहर की आती है। कौन सी चीज है वो हमने प्रीवियस भी इसके कुछ एग्जांपल्स देखे, कुछ क्वेश्चन ऐसे देखे हैं बाइनोमियल थ्योरम के, है ना। तो देखो यहाँ पे आपको देखो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ना, इस पूरे एक्सप्रेशन का जो ग्रेटेस्ट टर्म है वो फाइंड करना है। अभी इस बाइनोमियल को देखो, इसका पावर है 12। अगर बाइनोमियल का पावर 12 है ना, तो उसका मतलब उसमें टोटल टर्म्स कितने हैं। अगर पावर है 12 तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज 13। अगर पावर है 12 तो नंबर ऑफ टर्म्स इज 13। अंडरस्टूड। टोटल कितने टर्म्स है, 13 टर्म्स है। और इन 13 टर्म्स में एक टर्म ऐसा है जो सबसे बड़ा है। ओके, सबसे बड़ा टर्म, ग्रेटेस्ट टर्म आपको फाइंड करना है। और वो जो भी ग्रेटेस्ट टर्म होगा ना, उसको आपको 4/3/√2 से मल्टीप्लाई करना है। मतलब इस पूरे का ग्रेटेस्ट टर्म कौन सा होगा, तो कि भाई इस बाइनोमियल का ग्रेटेस्ट टर्म को 4/3/2 से मल्टीप्लाई कर दो। अंडरस्टूड। अभी अगर आपके पास कोई बाइनोमियल है a+x⁻n, तो उसका ग्रेटेस्ट टर्म के लिए आर की वैल्यू, आर की फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए, जो आपने कभी पढ़ी ही नहीं। ठीक है, बाइनोमियल का एक्सपांशन का जो भी ग्रेटेस्ट टर्म होता है उसके लिए आर कितना होता है, तो कि भाई उसकी एक फॉर्मूला है, इंटीजर पार्ट ऑफ n+1 अपॉन 1 मॉड्यूलस a/x। ठीक है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसका मतलब है इंटीजर पार्ट, और ये जो दो लकड़ियां है उसका मतलब है मॉड्यूलस। ओके, तो इस फॉर्मूला को अप्लाई करने पर आपको पता चलेगा ग्रेटेस्ट टर्म। ग्रेटेस्ट टर्म के लिए आर की वैल्यू देखो, यहाँ पे हमारे पास जो बाइनोमियल है उसके लिए a=1 है एंड x=1/√2। ओके, n की वैल्यू, n इज 12, n की वैल्यू कितनी है 12, तो यहाँ पे n की वैल्यू 12 + 1 अपॉन 1 प्लस मॉड्यूलस a की वैल्यू, तो a की वैल्यू है 1 अपॉन में x की वैल्यू है 1/√2। अंडरस्टूड। वैल्यूज हमने पुट की है। चलिए अब थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा हमें। तो यहाँ पे 12 + 1 यानी 13 अपॉन 1 प्लस 1 के अपॉन में 1/√2 है, √2 को ऊपर ले जाओ, तो √2 इंटू 1 यानी √2 अपॉन में 1, √2 को मॉड्यूलस लगाए तो √2 का मॉड्यूलस √2 के बराबर है। मॉड्यूलस का मतलब अगर नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिव करो। अभी इस इंटीजर पार्ट को आप कैसे फाइंड करोगे, आप बोलोगे कि सर √2 की वैल्यू के बिना हम कैसे फाइंड करें, तो भाई √2 की वैल्यू याद रख लो। √2 के नियरेस्ट डेसिमल वैल्यू है 1.41। 1.41 इज द नियरेस्ट डेसिमल वैल्यू ऑफ √2। ओके, चलिए तो यहाँ पे √2 की जगह पे 1.41 पुट करेंगे, नहीं, अगर आप चाहो तो पुट कर सकते हो यहाँ पे √2 की जगह पे 1.41, लेकिन मैं यहाँ पे √2 की जगह पे 1.41 पुट करने की जगह पे एक थोड़ा सा मस्त मजेदार स्मार्ट वर्क करूंगा, और वो स्मार्ट वर्क है डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन। ये 1 + √2 यानी √2 + 1, रेशनलाइजेशन के लिए √2 - 1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो। ओके, देयरफॉर आर इक्वल टू इंटीजर पार्ट ऑफ, न्यूमरेटर में 13 के साथ ये मल्टीप्लाई में, यानी 13 इंटू √2 - 1 अपॉन √2 + 1 इंटू √2 - 1, तो यहाँ पे अप्लाई होगी फॉर्मूला a+b इंटू a - b, फॉर्मूला a² - b²। दैट मीन्स √2 का स्क्वायर 2 के बराबर माइनस 1 का स्क्वायर यानी 1। देयरफॉर आर इक्वल टू, ये 13 को एज इट इज, एंड नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई द वैल्यू ऑफ √2 विच इज 1.41। यहाँ पे √2 की जगह पे पुट करो 1.41 - 1 ओपन में 2 - 1 तो 1 के बराबर। देयरफॉर आर इक्वल टू, ये 13 1.41 - 1 यानी 0.41 ओपन में 1, वो वेनिस हो जाएगा। अभी बात को समझना, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, लेकिन मल्टीप्लाई करने के लिए जेई एग्जाम में आपके पास कैलकुलेटर नहीं होगा। जेई एग्जाम में आप कैलकुलेटर साथ में नहीं रख सकते। हाँ, बोर्ड एग्जाम में आप कैलकुलेटर को साथ में रख सकते हो, लेकिन जेई में अलाउड नहीं है। तो बच्चों ये मल्टीप्लिकेशन आपको रफ पेज में करना होगा, लेकिन थोड़ा सा स्मार्ट बनिए। मान लो कि यहाँ पे 41 की जगह पे 40 होता है, तो 13 इंटू 0.40 किसके बराबर, 13 × 4 = 52 यानी वो 5.2 के बराबर।
यानी जो भी ये मल्टीप्लिकेशन का आंसर है वो 5.2 से थोड़ा सा बड़ा होगा, यानी 5.2 समथिंग कुछ होगा। ये जो लिखा है वो समथिंग है, और 5 पॉइंट समथिंग, 5 पॉइंट के बाद जो भी हो 5 पॉइंट समथिंग का इंटीजर पार्ट 5 के बराबर, तो आर की वैल्यू आ गई 5। द वैल्यू ऑफ आर इज 5, यानी अगर आर की वैल्यू 5 है ना, तो आर की वैल्यू 5 के लिए ये जो बाइनोमियल है उसका ग्रेटेस्ट टर्म आपको मिलेगा। आर की वैल्यू 5 का मतलब कौन सा टर्म पता है? सिक्स्थ टर्म, क्योंकि जो भी आर की वैल्यू होती है ना उसमें 1 ऐड करना होता है। आर की वैल्यू है 5, तो टर्म कौन सा? सिक्स्थ। द सिक्स्थ टर्म इज द ग्रेटेस्ट टर्म। विच टर्म? सिक्स्थ टर्म इज द ग्रेटेस्ट टर्म, एंड वी हैव टू फाइंड द सिक्स्थ टर्म। ओके, चलिए, तो सिक्स्थ टर्म T6, फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है NCR, N यानी पावर 12, NCR R की वैल्यू 5। उसके बाद फर्स्ट टर्म है 1, 1 की पावर में लिखना है इन दोनों का सब्ट्रैक्शन यानी 12 माइनस 5। उसके बाद लिखना है सेकेंड टर्म 1/√2, 1/√2 की पावर में ये जो नीचे वाला 5 है उसे लिखना है, और देखना यहाँ पे 4/3√2 है ना, वो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई में आ जाएगा, क्योंकि सभी टर्म्स, जितने भी टर्म्स है उसके साथ ये 4/3√2 मल्टीप्लाई में, तो जो भी सिक्स्थ टर्म है उसके साथ भी मल्टीप्लाई में होगा। अंडरस्टूड? कुछ समझ आ रहा है ना आपको? ध्यान देते रहिएगा। 4/3√2 को एज इट इज लिखते हैं। 12C5 का कैलकुलेशन आपको पता होना चाहिए। 12C5 में 12 को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते जाना है 5 टाइम्स, नीचे 5 है ना, यानी कि 12 इंटू 11 10 9 8 हो गए 5 टर्म्स, 1 2 3 4 5। अपॉन अपॉन में ये 5 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते जाओ, 5 4 3 2 एंड 1, इंटू 1 की पावर 5 यानी 1, √2 की पावर 5, √2 की पावर 5 कितना होता है? पावर 5 को ब्रेक कीजिए, यानी कि √2 की पावर 4 इंटू √2, √2 की पावर 4, √2 का स्क्वायर 2 के बराबर, लेकिन यहाँ पे पावर 4 यानी स्क्वायर का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 एंड 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 यानी √2 की पावर होगा 4, और ये √2 एज इट इज, यानी ये जो है ना √2 की पावर 5 उसकी वैल्यू होने वाले 4√2। चलो सिंप्लीफाई करते जाओ, यहाँ पे 4 कट हो जाएगा। उसके बाद बहुत सारी चीजें कट हो सकती है, देखो 5 2 जार 10, उसके बाद 3 3 जार 9, चलिए उसके बाद 4 2 जार 8। तो यहाँ पे आप देख सकते हो न्यूमरेटर में 12 इंटू 11 इंटू 2, एंड डिनोमिनेटर में बस दो ही चीजें, √2 मल्टीप्लाई √2 वो 2 के बराबर, 2 2 करो कट, 12 मल्टीप्लाई 11 वो है 132 के बराबर, तो ये है हमारा आंसर। ओके, वो किसके बराबर? 132 के बराबर। अंडरस्टूड? इजी क्वेश्चन है ना? एक्चुअली कैलकुलेशन इजी है, लेकिन चीजें आपके लिए नहीं है। अगर ये चीजें नहीं पता तो यही क्वेश्चन, ये आसान क्वेश्चन भी आपके लिए टफ हो सकता है। बस चीजों को समझो, याद रखो दो चीजें। ग्रेटेस्ट टर्म की अभी फॉर्मूला आपको याद रखनी होगी, अगर जेई के एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको सॉल्व करके आना है, ऐसे इजी क्वेश्चन के पूरे 4 मार्क्स लेके आने हैं। ठीक है, टर्म की फॉर्मूला ये सारी चीजें याद रखो बच्चों, याद रखनी होगी आपको, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़े तो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे बहुत इजी क्वेश्चन आ चुका है। सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 एंड व्हाट इज सेट बी? सेट बी इक्वल टू 1 2 3। वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए। बहुत सिंपल है, सबसे पहले इन दोनों को फाइंड करो, ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए को फाइंड कर दो। ए क्रॉस बी कैसे फाइंड होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का मतलब, तो ए क्रॉस बी यानी फर्स्ट ऑर्डर पर 1 1, उसके बाद 1 के साथ 2 1 2, 1 के साथ 3 1 3, उसके बाद 2 के साथ तीनों को 2 1 2 2 2 3, समझे बात को? उसके बाद 3 के साथ यानी 3 1 3 2 3 3, उसके बाद 4 के साथ सारी ऑर्डर पर 4 1 4 2 4 3। इसमें तो कुछ नहीं है बेटा, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है।
ठीक है। उसके बाद बी क्रॉस ए कैसे फाइंड होता है? बी क्रॉस ए में जो भी ऑर्डर पे है उसमें पहले बी का एलिमेंट, उसके बाद ए का एलिमेंट। तो फर्स्ट इज 1 1। अभी इस 1 के साथ 2 को यानी 1 2, 1 के साथ 3 को 1 3, 1 के साथ 4 को 1 4। उसके बाद 2 वाले एलिमेंट्स जिसकी वो ऑर्डर पे जिनकी शुरुआत होगी 2 से, तो 2 1 2 2 2 3 2 4, 2 1 2 2 2 3 2 4। एंड लास्ट 3 से स्टार्ट होने वाली ऑर्डर पेयर 3 1 3 2 3 3 3 4। ठीक है, ये हमने फाइंड कर दिया। अभी इंटरसेक्शन, दोनों के बीच इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में कॉमन, ये 1 2 3। अभी देखो जितनी भी 4 वाली है ना उसमें ऑर्डर चेंज हो रहा है। 4 1 तो यहाँ पे 1 4, यानी 4 वाली जितनी भी ऑर्डर पे है वो दोनों में कॉमन नहीं हो सकती, है ना। ये 2 2 2 3, ये 2 1 2 2 2 3 ये कॉमन है। 3 1 3 2 3 3 ये कॉमन है। ये 4 वाली ऑर्डर पेयर पंगा है। यानी टोटल कितनी ऑर्डर पेयर वो गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 ऑर्डर पेयर दोनों में कॉमन है। नंबर ऑफ कॉमन ऑर्डर पेयर्स इज 9। एन का मतलब नंबर, तो उसका आंसर आ गया 9। समझे आप? बहुत इजी था। देखो एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ना उसका ये सॉल्यूशन नहीं करना था। आप दिमाग से विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन आप आंसर दे सकते हो इस क्वेश्चन का। यस बेटा, बात को समझो। यहाँ पे जो आपको नंबर्स गिवन है ना देख के ही पता चल जाता है कि देखो जितनी भी 1 से स्टार्ट होने वाली ऑर्डर पर है 1 1 1 2 1 3 वो दोनों में है, क्योंकि यहाँ पे भी 1 1 तो रिवर्स में भी 1 1। बस ये 4 में ही पंगा है क्योंकि 4 दोनों में नहीं है। ये 1 2 3 दोनों में कॉमन एलिमेंट्स है ना। 1 2 3 ये कॉमन एलिमेंट्स है, यानी दोनों के एलिमेंट्स एक दूसरे में रिफ्लेक्ट हो गए, ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए में। लेकिन 4 वाले एलिमेंट्स दोनों में ऑल्टरनेट हो जाएंगे, उसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। ठीक है, यानी 1 के ये 3 एलिमेंट और ये 3 ही, 3 3 जार 9, दिस इज द आंसर। दोनों में 3 3 एलिमेंट्स कॉमन, यानी 3 3 जार 9 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना। चलिए उसके बाद सेकेंड चैप्टर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, आईटीएफ का क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन में कुछ एक इक्वेशन है। इक्वेशन क्या है भाई, टेन इनवर्स के अंदर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू एक्स प्लस 1 प्लस साइन इनवर्स स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 विच इज इक्वल टू पाई बाई 2। ओके ना, ध्यान दीजिए। सो you have to find the absolute value of the sum of the real solution of given equation। यहाँ पे जो इक्वेशन आपके पास है ना उसके जो सॉल्यूशन है उनका सम, और उस वो जो सम है ना उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द सम। यू हैव टू फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द सम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशन है उनका सम करो, उनको प्लस करो, और प्लस करने पर जो आंसर आता है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। अभी आपके मन में एक सवाल हो सकता है, सर ये एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब, एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब पॉजिटिव वैल्यू। अगर आंसर नेगेटिव आ रहा है तो उसे पॉजिटिव करो। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब मॉड्यूलस वैल्यू। कौन सी वैल्यू? मॉड्यूलस वैल्यू, क्योंकि मॉड्यूलस का काम करना है पॉजिटिव। इक्वेशन कैसे सॉल्व करोगे, सेकेंड चैप्टर में आपने सीखा है। ये क्वेश्चन सेकेंड चैप्टर का है और गुजरात बोर्ड के लेवल का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो चीजों को देखो कि टेन इनवर्स एंड साइन इनवर्स का सम पाई बाई 2 के बराबर। देखो ध्यान से देखो, पाई बाई 2, ये पाई बाई 2 पूरी गेम है। आपने सेकेंड चैप्टर में कुछ फॉर्मूलाज देखी है जिसमें पाई बाई 2 होता है। उन्हीं फॉर्मूला में से एक फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, पढ़ी है ना आपने ये फॉर्मूला। साइन इनवर्स एंड कॉस इनवर्स का सम पाई बाई 2 के बराबर होता है। तो बच्चों बात को समझिए, यहाँ पे आपको साइन इनवर्स तो दिखाई दे रहा है लेकिन यहाँ पे कॉस इनवर्स होना चाहिए, तभी साइन इनवर्स है कॉस इनवर्स का सम पाई बाई 2 होता है। लेकिन यहाँ पे तो टेन इनवर्स है, तो पंगा क्या है, पंगा है टेन इनवर्स। तो कोई बात नहीं, टेन इनवर्स को कन्वर्ट करेंगे कॉस इनवर्स में। एंड कन्वर्ट करना एक बहुत ही मामूली प्रोसेस है अब आपके लिए, क्योंकि
किसी भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को किसी भी और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक में कन्वर्ट करना हमने सीख लिया है। बहुत सारे क्वेश्चन देख लिए भाई, ये 5वां लेक्चर है। लेक्चर 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 लेक्चर में सारी चीजें देख ली है हमने। सो टेन इनवर्स को कॉस इनवर्स में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है आप बताइए। उसके लिए ड्रॉ करना होगा राइट ट्राइंगल। टेन इनवर्स की फॉर्मूला होती है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यानी ये जो आपको दिखाई दे रहा है वो ऑपोजिट साइड है। तो ये वाले एंगल की ऑपोजिट साइड है स्क्वायर रूट के अंदर x इंटू एक्स प्लस वन। अपॉन में होता है एडजेसेंट, एडजेसेंट की वैल्यू मानना होगा यहाँ पे आपको 1, तो एडजेसेंट साइड की वैल्यू 1। अभी आपको चाहिए हाइपोटेनियस की वैल्यू। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इन दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, यानी हाइपोटेनियस की अगर वैल्यू चाहिए तो पहले एक स्क्वायर रूट को लिखना है, उसके बाद स्क्वायर रूट के अंदर इन दोनों के स्क्वायर का सम। जैसे आप इसका स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे स्क्वायर रूट हट जाएगा और x को अंदर मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, तो x इंटू एक्स यानी एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू वन यानी x प्लस उसके बाद ये 1 का स्क्वायर यहाँ पे प्लस करना होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, इन दोनों के स्क्वायर का सम लिखा है स्क्वायर रूट के अंदर। चलिए, तो बस अभी राइट ट्राइंगल के हेल्प लेकर हम टेन इनवर्स को कन्वर्ट करेंगे कॉस इनवर्स में। तो हमने लिखा कॉस इनवर्स। कॉस इनवर्स की फॉर्मूला एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये एडजेसेंट साइड की वैल्यू 1 अपॉन ये हाइपोटेनियस की वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन प्लस साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन को एज इट इज विच इज इक्वल टू पाई बाई टू। अभी बात को समझिए, अभी 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 साइन इनवर्स एंड कॉस इनवर्स का सम पाई बाई टू के बराबर है, लेकिन ये पाई बाई टू के बराबर कब होता है? जब दोनों में ये जो वेरिएबल है वो सेम हो। ठीक है, ये आपसे फॉर्मूला कहती है, फॉर्मूला आपसे ये कहती है कि दोनों में एक्स सेम होना चाहिए। तो मतलब कि ये दोनों भी सेम होने जरूरी है, ये दोनों इक्वल होने जरूरी है। अगर ये दोनों इक्वल है तभी इन दोनों के सम की वैल्यू पाई बाई टू के बराबर हो सकती है। तो ये 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन विच इज इक्वल टू दिस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, डिनोमिनेटर की साइड चेंज। अब ये दोनों तो सेम ही है, यानी दोनों मल्टीप्लाई हो गया तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, यानी 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ये 1 भी कट हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक्स को कॉमन निकालिए, देयरफॉर एक्स इंटू एक्स प्लस वन इक्वल टू 0। 0 के साथ दोनों को कंपेयर कीजिए, देयरफॉर एक्स इक्वल टू 0 और x इक्वल टू प्लस वन को सामने लेके जाइए तो माइनस वन। तो x के दो वैल्यू आ चुके हैं। देखो मेन चीज पूरे क्वेश्चन में यही थी, x की वैल्यू कुछ भी करके लेके आओ। तो x की वैल्यू तो हमने फाइंड की, लेकिन बात को समझना कि आप सेकेंड चैप्टर ITF के अंदर इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो, एंड इक्वेशन को सॉल्व करने पर जो आंसर आता है वो रॉन्ग आंसर भी हो सकता है। आंसर रॉन्ग हो सकता है उसका मतलब ये नहीं कि हमारी कैलकुलेशन रॉन्ग है, सभी चीज़ें हमने करेक्ट की है, लेकिन फिर भी ये सॉल्यूशन गलत हो सकता है। तो मतलब आपको लास्ट में वेरीफाई करना होगा कि आपको जो सॉल्यूशन मिल रहा है वो क्या करेक्ट है, यानी दोनों एक्स की वैल्यूज को इक्वेशन में पुट करके वेरीफाई करो। ये एक्स इक्वल टू 0 को यहाँ पे पुट करो, जैसे ही यहाँ पे 0 पुट करोगे तो ये पूरा 0 के बराबर हो जाएगा, है ना। तो ये टेन इनवर्स 0 हो जाएगा 0, यहाँ पे 0 पुट करोगे तो ये दोनों 0 और ये 1, यानी ये पूरा 1, 1 का स्क्वायर रूट 1, यानी ये है साइन इनवर्स 1। और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू पाई बाई 2 होती है, ये 0 और ये पाई बाई 2, तो यस LHS इक्वल टू RHS, LHS पाई बाई 2, RHS ऑलरेडी पाई बाई 2। ठीक है, तो मतलब x इक्वल टू 0 ये वैल्यू करेक्ट है क्योंकि ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। उसके बाद क्या x इक्वल टू माइनस वन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी? तो माइनस वन को पुट करके देखेंगे, जैसे ही माइनस वन यहाँ पे पुट करोगे ना तो माइनस वन प्लस वन तो 0 हो जाएगा, यानी ये पूरा 0 हो जाएगा। और टेन इनवर्स 0 तो 0 के बराबर, यानी ये वाली टर्म यहाँ से जा चुकी है। उसके बाद आपको माइनस वन यहाँ पे पुट करना है, माइनस वन का स्क्वायर 1, यहाँ पे माइनस वन और प्लस वन, माइनस वन प्लस वन को कट करो तो यहाँ पे माइनस वन का स्क्वायर जो प्लस वन था उसका स्क्वायर रूट भी 1 और साइन इनवर्स 1 पाई बाई 2 के बराबर।
तो हाँ जी, यानी कि x इक्वल टू -1 भी गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ये दोनों वैल्यू करेक्ट है। लेकिन आपको चाहिए इन दोनों का सम की एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, आपको चाहिए कौन सी वैल्यू? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द सम ऑफ बोथ सॉल्यूशन। दोनों का सम, यानी जीरो में -1 को ऐड करो, यानी मॉड्यूलस -1 विच इज इक्वल टू 1। दिस इज द आंसर, द एब्सोल्यूट वैल्यू इज 1। अंडरस्टूड? ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ चुका है। इजी क्वेश्चन है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अरे, और एक इजी क्वेश्चन आ चुका है, चलो सॉल्व करने में मेरी मदद करो। सो कॉस ऑफ 3 टाइम कॉस इनवर्स 4/5, आईटीएफ का बोलो, आईटीएफ का बहुत ही इजी क्वेश्चन, और ये तो गुजरात बोर्ड में भी आ सकता है, इतना इजी क्वेश्चन है बेटा। तो क्या करोगे आप यहाँ पे? ध्यान से देखो बेटा, ये कॉस है और ये 3 है, और 3 के बाद इसको थोड़ी देर के लिए थीटा मान लो, यानी ये पूरा कॉस 3 थीटा है। सिमिलरली ये आपके लिए साइन 3 थीटा है। तो कॉस 3 थीटा एंड साइन 3 थीटा आपके सामने है। तो बस एक सिंपल सी चीज फॉर्मूला याद करो। याद करो भाई, कॉस 3 थीटा की क्या थी फॉर्मूला? ये आपने 11th में सीखी थी, 4 कॉस क्यूब थीटा -3 कॉस थीटा। कुछ याद आया आपको? चलो बताइए, साइन 3 थीटा की फॉर्मूला 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा, ये है साइन 3 थीटा की फॉर्मूला। अंडरस्टूड? तो चलिए, मतलब ये फॉर्मूला अप्लाई करने पर पूरा सम आसानी से सॉल्व हो जाएगा। cos 3, और ये आपके लिए थीटा है, ये है थीटा। cos 3 थीटा की फॉर्मूला 4 cos क्यूब थीटा। जब भी थीटा आएगा तब थीटा की जगह पे आपको ये लिखना है, cos इनवर्स 4/5। cos इन ओए भाई साहब, cos इनवर्स 4/5। उसके बाद फॉर्मूला में आ गया -3 cos थीटा। लेकिन थीटा का मतलब क्या लिखना है? ए बेटा ध्यान दीजिएगा, थीटा की जगह पे cos इनवर्स 4/5 लिखना है। ध्यान है ना आपका? ध्यान देते रहिएगा, सो मत जाना बेटा। उसके बाद ये है साइन 3 थीटा। साइन 3 थीटा की फॉर्मूला 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा। 3 साइन थीटा में थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे? साइन इनवर्स 4/5 -4 साइन क्यूब थीटा। 4 साइन क्यूब थीटा में थीटा का मतलब क्या लिखना है? साइन इनवर्स 4/5। अंडरस्टूड? नाउ वी आर गोइंग टू सिंप्लीफाई। ये 4 एज इट इज, ये कॉस एंड कॉस कॉस इनवर्स ये दोनों एक दूसरे को रिमूव करेंगे, तो यानी 4/5 बचेगा। और ये जो क्यूब है वो 4/5 को आपको दे देना है, यानी कि ये जो है उसका सिंप्लीफिकेशन 4/5 का क्यूब। -3, ये कॉस एंड कॉस इनवर्स को रिमूव करो तो यहाँ पे 4/5, प्लस यहाँ पे साइन एंड साइन इनवर्स को रिमूव करो तो यहाँ पे 4/5, -4 साइन क्यूब एंड साइन इनवर्स, साइन एंड साइन इनवर्स को रिमूव करेंगे तो 4/5 का क्यूब हो जाएगा। ओके ना? अभी चीजों को ध्यान से देखो, जैसे आप सभी ब्रैकेट को ओपन करोगे ना तो ये दोनों टर्म सेम है, ध्यान से देख लो। लेकिन ये पॉजिटिव में या नेगेटिव में, तो ये दोनों कट। ये दोनों ध्यान से देख लो, ये दोनों भी सेम है, लेकिन ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, दोनों कट, यानी आंसर 0। 0 इज द करेक्ट आंसर। समझे क्या? बहुत इजी था ये तो, बहुत ही आराम से सॉल्व हो चुका, इसमें तो कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। बहुत बिजी, बहुत 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 इजी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट, चलो खतरनाक क्वेश्चन आ चुका है। लेट फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर बी अ फंक्शन डिफाइंड बाय दिस। आप बोलोगे कि सर बहुत ही छोटा दिखाई दे रहा है, तो चलिए मैं फंक्शन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिखता हूँ। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू गिवन है ट्वाइस e रेज टू 2x अपॉन e रेज टू 2x प्लस c, ये आपको दे रखा है। और इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ये जो आपको चीजें दिखाई दे रही ना उसकी वैल्यू आपको वैल्यू फाइंड करनी है। एफ ऑफ 1/100 प्लस एफ ऑफ 2/100 प्लस एफ ऑफ 3/100 प्लस एफ ऑफ 4/100 अप टू एफ ऑफ 99/100। 1 से शुरू करके 99 तक जाना है। 99 के आगे आएगा 98/100, है ना? यस।
ये पूरा सम आपको फाइंड करना है। कैसे करोगे फाइंड? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर जेई मेंस एग्जाम। जेई के एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होता, इंपॉर्टेंट होती है पैटर्न। इस पैटर्न का क्वेश्चन आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। कोई फंक्शन गिवन होगा और इस टाइप की एक आध चीज फाइंड करनी होगी। तो बात को समझना, जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आपके सामने आता है तब आपको बनानी है पैर। हम यहाँ पे 1/100 एंड 99/100 इन दोनों की पैर बनाएंगे। ठीक है, तो एफ ऑफ 1/100 के साथ मैं लिखने वाला हूँ एफ ऑफ 99/100 को। पैर बनाते वक्त बस इतना देख लेना कि न्यूमरेटर में जिनका सम 100 हो रहा है उनकी पैर बनानी है। 99 + 1 यानी 100। नेक्स्ट पैर कौन सी होगी? इन दोनों की। 98 + 2 100 होता है ना, यानी नेक्स्ट पैर इज एफ ऑफ 2/100 प्लस एफ ऑफ 98/100। ओके ना? प्लस आगे बढ़ते जाओ, नेक्स्ट पैर कौन सी होगी? 3/100 के साथ 97/100 की पैर। आगे पैर बनती जाएगी, लेकिन रुकना कब है? सेंटर में, है ना? 1 के साथ 19, 2 के साथ 98, 3 के साथ 97, 4 के साथ 96। तो जैसे 1 to 100 में एकदम सेंटर में कौन है? 50। एकदम सेंटर में 50 है। 50 के अगल बगल में कौन है? 50 के पहले 49, यानी 49/100 के साथ किसकी पैर होगी? 51/100। चेक करके देख लो, 51 एंड 49 दोनों का सम 100 होगा, लेकिन इन दोनों के बीच में जो 50 है ना, उसका क्या? उसके साथ किसी की कोई पैर नहीं बनने वाली, उसको एज इट इज रहने दो। तो फिर अभी बात को समझना, चीजों को समझिए। अभी ये 1/100 एंड 99/100 इन दोनों का सम कितना होता है? 1/100 प्लस 99/100 यानी 100/100 विच इज इक्वल टू 1। सिमिलरली 2/100 प्लस 98/100 इक्वल टू 100/100 विच इज इक्वल टू 1। सिमिलरली इन दोनों का सम भी 100/100 विच इज इक्वल टू 1। यानी बात को समझना, इन दोनों का सम 1 है। मतलब अगर ये x है ना, तो ये 1 माइनस एक्स है, क्योंकि इन दोनों का सम 1 है। सम 1 का मतलब कि एक की वैल्यू अगर आपके पास है, पहले वाले की वैल्यू अगर आपके पास है, तो दूसरा वाला एक में से पहले वाले को माइनस करो। अगर पहले वाला x है तो दूसरे वाला 1 माइनस एक्स। सिमिलरली अगर ये आपके लिए x है तो ये आपके लिए 1 माइनस एक्स है, एंड यहाँ पे भी अगर ये आपके लिए x है तो ये आपके लिए 1 माइनस एक्स है। ओके, तो बात को समझिए कि ये f ऑफ x है जो आपके पास ऑलरेडी गिवन है। अगर ये f ऑफ x है तो आपको चाहिए f ऑफ 1 माइनस एक्स। आपको चाहिए f ऑफ 1 माइनस एक्स, मतलब कि अब आपको यहाँ पे f ऑफ 1 माइनस एक्स को फाइंड करना है। खतरनाक क्वेश्चन है। f ऑफ 1 माइनस एक्स को फाइंड करने से पहले यहाँ पे मैं एक चीज करने वाला हूँ, इसे थोड़ा सा सिंपल बनाने जा रहा हूँ। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को मैं e रेस टू एक्स से डिवाइड करूंगा। 2 को एज इट इज, अगर आप e रेस टू 2x को e रेस टू एक्स से डिवाइड करोगे तो वो किसके बराबर? 2x माइनस एक्स यानी x के बराबर। e रेस टू 2x को अगेन e रेस टू एक्स से डिवाइड करोगे तो e रेस टू एक्स, एंड अगर आप e को e रेस टू एक्स से डिवाइड करोगे तो वो किसके बराबर? तो e की पावर में, देखो डिनोमिनेटर में बेस सेम है तो पावर को सब्ट्रैक्ट कीजिए, यानी e रेस टू 1 माइनस एक्स के बराबर। तो अभी आपको इसे देखना है, एफ ऑफ एक्स का मतलब इसको देखिए। अभी मेरी आपसे बात हुई थी कि आपको चाहिए एफ ऑफ 1 माइनस एक्स, तो चलिए एफ ऑफ 1 माइनस एक्स को फाइंड करते हैं। 2 इंटू ई की पावर में एक्स को रिप्लेस करना होगा 1 माइनस एक्स से, नीचे ई रेस टू एक्स में एक्स को रिप्लेस करो 1 माइनस एक्स से, एंड 1 माइनस एक्स में अगर आप एक्स को 1 माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो ये 1 कट, माइनस माइनस प्लस एक्स, यानी ये यहाँ पे हो जाएगा ई की पावर एक्स। चीजों को बहुत ही ध्यान से देखो, एफ ऑफ 1 माइनस एक्स आ चुका है। एफ ऑफ एक्स अभी देखो इन दोनों के बीच में प्लस है, यानी हमें इन दोनों का सम चाहिए। हमें इन दोनों का सम चाहिए, हमें चाहिए एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स।
अभी दोनों के डिनोमिनेटर को ध्यान से देखो, सेम है भाई, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। देखो ई रेज टू एक्स दोनों में प्लस का साइन है, ई रेज टू वन माइनस एक्स भी दोनों में, यानी कि इन दोनों के सम में डिनोमिनेटर में ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू वन माइनस एक्स तो आने ही वाला है। एंड न्यूमरेटर का सम, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर का सम कीजिए, इन दोनों का सम, तो इन दोनों के सम में टू को निकालिए कॉमन, तो ब्रैकेट के अंदर ई रेज टू एक्स प्लस यहाँ पे ई रेज टू वन माइनस एक्स। ओ भाई साहब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये दोनों तो सेम हो चुके, ये दोनों के दोनों सेम हो चुके, तो इसे करो कट, यानी आंसर आया टू। मतलब क्या, ये जो सम है ना उसकी वैल्यू टू आ रही है। एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन माइनस एक्स टू के बराबर है, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन माइनस एक्स टू के बराबर है, यानी ये जितने भी ब्रैकेट है ना, ये जो सम है एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन माइनस एक्स, इन दोनों का सम टू के बराबर, इन दोनों का सम टू के बराबर, जितने भी ब्रैकेट थे उसमें जो भी सम है सभी ब्रैकेट की वैल्यू टू के बराबर, अप टू ये लास्ट ब्रैकेट की वैल्यू टू के बराबर। 50 टू जार 100, यानी लास्ट में आपके पास है एफ ऑफ वन बाई टू, लेकिन ये जितने भी आपको टू दिखाई दे रहे हैं वो कितने हैं, हाउ मैनी टाइम्स टू, कितनी बार ये टू आपको दिखाई दे रहे हैं, हाउ मच टाइम्स दिस टू, ये जितने ब्रैकेट उतने टू, क्योंकि ब्रैकेट के बराबर आपने टू लिखा। कितने ब्रैकेट, फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट, ये कौन से नंबर का ब्रैकेट है, देखना, फर्स्ट ब्रैकेट में यहाँ पे वन है, सेकंड ब्रैकेट में यहाँ पे टू है, तो यहाँ पे अगर 49 लिखा है तो मतलब ये 49th ब्रैकेट है, फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट थर्ड ब्रैकेट फोर्थ ब्रैकेट 49th ब्रैकेट, यानी 49 टाइम्स टू है। दिस टू हाउ मच टाइम्स, 49 टाइम्स, ये जो टू है ना वो 49 टाइम्स है, तो इसका सम किसके बराबर, 49 टाइम्स टू का सम, यानी टू इंटू 49 के बराबर, प्लस एफ ऑफ वन बाई टू, तो ये फंक्शन है उसमें एक्स को वन बाई टू से रिप्लेस करो, ये टू को एज इट इज ई की पावर में, एक्स की जगह पे अगर आप यहाँ पे वन बाई टू पुट करोगे तो टू टू कट, यानी ई की पावर वन, डिनोमिनेटर में ई रेज टू टू एक्स में एक्स की वैल्यू वन बाई टू पुट करोगे तो टू टू कट यानी ई, और यहाँ पे ऑलरेडी ई तो गिवन है, 49 का डबल 98, ई प्लस ई टू ई, न्यूमरेटर टू ई डिनोमिनेटर भी टू ई, तो वो कट यानी वन, 98 प्लस वन यानी 99, 99 इज द आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन। अंडरस्टूड, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और जेई एग्जाम में आने की मोस्ट प्रोबेबिलिटी है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, ओके ना। चलिए एक ही क्वेश्चन बाकी है, जल्दी से लास्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, जल्दी से, टाइम कम है। मैट्रिक्स ए इज 2x2 मैट्रिक्स सच दैट, दो चीजें आपको गिवन है, फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन, फाइंड द सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। देखो मैट्रिक्स ए इज 2x2 मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स ए में टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए, 2 इंटू टू यानी 4 एलिमेंट्स, ये 4 एलिमेंट्स आपको फाइंड करने हैं और उसका आपको लास्ट में सम फाइंड करना है। अभी यहाँ पे आपको मैट्रिक्स ए को कंसीडर करना होगा ए बी सी डी, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी लेवल, एनसीईआरटी में जो लास्ट एक्सरसाइज आपने इस चैप्टर में मैट्रिक्स चैप्टर में किया होगा ना वो इसी टाइप का है। हमने ए को ए बी सी डी कंसीडर किया, अभी फर्स्ट यहाँ पे दे रखा है ए इंटू वन माइनस वन इक्वल टू माइनस वन इंटू टू, ए को जो आपने कंसीडर किया वो यहाँ पे पुट कीजिए, ए बी सी डी इंटू वन माइनस वन विच इज इक्वल टू माइनस वन इंटू टू, दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन आपको आता है ना, ध्यान से, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, ए इंटू वन यानी ए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस बी, सेकेंड को यहाँ पे मल्टीप्लाई सी इंटू वन यानी सी, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस डी विच इज इक्वल टू माइनस वन एंड टू। चलिए तो ए माइनस बी माइनस वन के बराबर, सी माइनस डी टू के बराबर, तो यहाँ पे दो इक्वेशंस आ रहे हैं, एलिमेंट्स को फाइंड करने के लिए यहाँ पे हमें मिल रहे इक्वेशन। अभी नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखा है ए स्क्वायर इंटू वन माइनस वन विच इज इक्वल टू वन जीरो, चीजों को ध्यान से देखो, ये वन माइनस वन तो यहाँ पे भी है लेकिन यहाँ पे ए है वहां पे ए स्क्वायर, तो एक काम करो ना, ए स्क्वायर को ब्रेक करो ए इंटू ए में, ये वन माइनस वन एज इट इज वन जीरो। तो बात को समझो, ये जो
ए इंटू वन माइनस वन है ना, ए के इंटू में मैट्रिक्स वन माइनस वन, वो माइनस वन इंटू टू के बराबर। ये ए को एज इट इज, और ये जो है ना उसकी जगह पे हम माइनस वन टू को लिख सकते हैं, इस वाले मैट्रिक्स को इसके जगह पे लिखा। समझे कुछ? ये चीज आपको करनी है। मैट्रिक्स ए की वैल्यू ए बी सी डी इंटू में मैट्रिक्स माइनस वन टू, यहाँ पे वन जीरो। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन तो ये हो जाएगा माइनस ए प्लस टू बी, सेकेंड को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस सी प्लस टू डी विच इज इक्वल टू वन जीरो। चलो एलिमेंट्स को कंपेयर कीजिए तो ये माइनस ए प्लस टू बी विच इज इक्वल टू वन, माइनस सी प्लस टू डी इक्वल टू जीरो। तो अगेन टू इक्वेशंस। अभी देखो ये जो इक्वेशन है ना, ये वाला इक्वेशन, इक्वेशन वन और ये इक्वेशन टू, ये दोनों ए एंड बी के फॉर्म में, दोनों को एलिमिनेट कीजिए, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कीजिए। दोनों को एक दूसरे में प्लस करो तो ये प्लस ए माइनस ए कट, माइनस बी प्लस टू बी यानी बी, माइनस वन प्लस वन जीरो, बी की वैल्यू जीरो आएगी। बी की वैल्यू जीरो यहाँ पे पुट करो तो यहाँ पे जीरो, यानी ए इक्वल टू माइनस वन, ए की वैल्यू माइनस वन आ रही है। ध्यान देते रहिएगा बच्चों। अब ये इक्वेशन नंबर थ्री एंड इक्वेशन नंबर फोर, इन दोनों को सॉल्व कीजिए। अगेन एलिमिनेशन, दोनों को एक दूसरे में प्लस करो तो ये प्लस सी माइनस सी कट, माइनस डी प्लस टू डी विच इज इक्वल टू डी, टू प्लस जीरो यानी टू के बराबर। डी की वैल्यू टू, डी की वैल्यू टू यहाँ पे पुट करो तो ये माइनस टू, माइनस टू सामने यानी सी की वैल्यू टू प्लस टू यानी फोर, सी की वैल्यू फोर। और लास्ट में आपसे क्या मांगा था, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि भाई सम ऑफ एलिमेंट्स, तो ये चार मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स है उनका सम फाइंड कीजिए। फोर प्लस टू सिक्स, सिक्स में से वन को निकालो तो थ्री, और ऊपर तो जीरो है, तो ये हमारा आंसर है। दिस इज द आंसर ऑफ रिक्वायर्ड। ठीक है, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे ये पूरा सम खत्म हो रहा है। बहुत इजी सम थे आज के लेक्चर के, मैक्सिमम सारे क्वेश्चन बहुत ही इजी एंड मजेदार थे। बस ये वाला क्वेश्चन उसका लेवल थोड़ा हैवी था लेकिन इम्पोर्टेंट है। और इसके साथ हमारा ये जो पूरा मेजर टेस्ट वन है ना, उसका पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको पूरे सॉल्यूशन में बहुत ही मजा आया होगा। अच्छे अच्छे बहुत सारे क्वेश्चन आपने देखे। टोटल 5 लेक्चर कंज्यूम हुए हैं पूरे सॉल्यूशन के लिए। कितने लेक्चर हमने कंज्यूम किए? 5 लेक्चर। अभी आप सोचोगे कि सर अभी नेक्स्ट वीक में हम क्या देखने वाले हैं। नेक्स्ट वीक में मैं कुछ आपके लिए कोई नया टॉपिक लेके आऊँगा और उस टॉपिक के बहुत मस्त वाले PYQs वगैरह हम देखने वाले हैं। ठीक है ना, तो वो हमारा होगा नेक्स्ट लेक्चर। ओके, अभी कल है सैटरडे, और अभी सैटरडे का कुछ प्लानिंग हुआ नहीं है कि सैटरडे आपका लेक्चर होगा या नहीं होगा। लेकिन हाँ, एक बात कंफर्म है कि कल आपकी कोई एग्जाम नहीं है। देयर इज नो टेस्ट टुमारो, है ना। कल आपके कोई एग्जाम नहीं, लेकिन शायद लेक्चर हो सकता है। अभी कौन सा लेक्चर, वो सारी अपडेट आपके टीचर्स को व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए आप हम देने वाले हैं। तो वो आपको मिल जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप में, सारी अपडेट्स हम सेंड कर देंगे। नेक्स्ट वीक में ट्यूसडे को हमारा मैथ्स का लेक्चर होगा, और मैथ्स के लेक्चर में हम फिर से मिलेंगे, कुछ नई चीज़ें लेकर मैं आपके सिखाऊंगा। ओके, तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीक में। तब तक के लिए सभी बच्चों को बाय।